दोस्तों आइए आज हम कैग यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, उस पर चर्चा करें। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कैग की साइट पे ले जाऊं। साइट पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है वो देख लें और इसके बाद जनरल चर्चा करें। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम संक्षिप्त में कैग बोलते हैं, और यह देश के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। कैग क्या है? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। और चूँकि आपको पता है कि आजकल शासन की विकासात्मक गतिविधियाँ तेज़ हो गई हैं, विभिन्न मदों में शासन जो है खर्च करता है और इस खर्च पे नियंत्रण होना ज़रूरी है, तभी धन के अपव्यय को रोका जा सकता है। और ऐसी स्थिति में जो है भारत स्तर पर, मतलब केंद्र स्तर पर संपूर्ण भारत के लिए और साथ ही राज्यों में, दोनों स्तरों पे, मतलब भारत सरकार और राज्य स्तर दोनों के धन का जो खर्च होगा उसके ऑडिट के लिए, ऑडिट मतलब लेखा परीक्षण के लिए इस पद की व्यवस्था की गई है। इसलिए इस पद को हम सार्वजनिक धन या लोक वित्त का संरक्षक भी कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कथन था कि कैग जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। इन रक्षकों में सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग शामिल है। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरीके से यदि कुछ न्यायिक गतिविधियों के लिए जिस प्रकार से जो सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट है, यदि कार्यपालिका या विधायिका कोई ऐसे कानून पारित कर देती है कि संविधान का अतिक्रमण हो, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उसको बदल सकती है। इसी तरीके से एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है। ऑफिसर्स की प्रॉपर भर्ती के लिए, निष्पक्ष भर्ती के लिए यूपीएससी जिम्मेदार है। इसी तरीके से जो है खर्च पे ध्यान देने के लिए, खर्च पे नज़र रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? कैग जिम्मेदार है। अभी वर्तमान में कौन है कैग यदि चर्चा करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो कैग हैं। अगस्त 2020 से हैं ये, याद रखिएगा, ये बिल्कुल क्वेश्चन एक बनता है। फिर बात आती है कि भारत में आज़ादी के बाद जब पहले कैग बने वो कौन थे, तो आप सेकंड नंबर पे देख पा रहे होंगे वी नरहरि राव। ये 1948 से 1954 थे। आज़ादी के बाद जो है ये पहले कैग थे। महालेखाकार की व्यवस्था आज़ादी के पहले भी थी। एक्चुअल में यदि हम पुरानी बात करें तो जो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो एक्ट आया था उसमें ये व्यवस्था की गई थी। महालेखाकार ऑडिटर जनरल के पद की बात हुई थी और उसके तहत 1860 में पहले जो ऑडिटर जनरल थे वो बने थे सर एडवर्ड ड्रमंड। ये 1860 से 1865 तक थे। तो आज़ादी के बाद तो हमने देख लिया वी नरहरि राव थे, लेकिन यदि पहले की बात करें तो एडवर्ड ड्रमंड का नाम याद रखिएगा। फिर जो कैग है, जो कितना बड़ा काम उसको करना है, राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे जो है एक अकाउंट का ऑडिटिंग करना है, तो ऐसी स्थिति में अकेले नहीं करता, बल्कि उसके लिए एक पूरा विभाग बना हुआ है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट जो है सर्विस वाले ऑफिसर्स जो हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है, और उसमें जो यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस वाले ऑफिसर, ऐसे 600 से ज़्यादा अधिकारी हैं। और उनकी सहायता के लिए फिर ग्रुप बी के भी बहुत सारे अधिकारी हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मोर देन 47,000 का स्टाफ उनको असिस्ट करता है। फिर यहाँ बात की गई है कि कैग को ऐसी स्थिति में स्वायत्त भी होना चाहिए, स्वतंत्र भी होना चाहिए, ताकि वो निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके। तो इसके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई हैं ये भी हम देखेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहले भी आपने देख लिया है कि इस प्रकार से जो कैग है वो कंट्री लेवल पे सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है। अब आइए हम इसकी डिटेल देखना शुरू करें। तो नाम चर्चा हो चुकी है, सार्वजनिक धन या लोक वित्त का संरक्षक है। मुख्य काम क्या है? केंद्र का और राज्यों का ऑडिटिंग करना अकाउंट का। डॉक्टर अंबेडकर के कथन पे भी चर्चा हो चुकी है। अब सबसे पहले हम चर्चा करें कि किस प्रकार का निकाय है ये। तो ये स्वतंत्र है और साथ ही संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात आएगी तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में कैग का वर्णन है। तो कैग की डिटेल मिलेगी हमको आर्टिकल 148 से लेके 151 तक। जैसे कि पहले चर्चा हुई कि कैग की स्थापना 1858 में ही महालेखाकार कार्यालय की हो गई थी, लेकिन ऑडिटर जनरल की, किंतु आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को जो है वो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो वर्तमान पोस्ट है, वो नाम आया। और 1950 से आज़ादी के बाद 26 जनवरी, और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में। अब हम ये भी चर्चा कर लें कि
कैग के सेवा शर्तों के रेगुलेशन के लिए एक्ट बना 1971 में। याद रखिएगा आप, 1971 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए कार्य के लिए क्या क्या कार्य होंगे, शक्तियाँ होंगी, सेवा शर्तें होंगी, उसके लिए क्या बना, एक्ट। इसमें उसको केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर 2 काम दिए गए थे। एक दिया गया था ऑडिटिंग का और एक अकाउंटिंग का, ठीक है। लेकिन 1976 में संशोधन कर दिया गया। अब केंद्रीय स्तर पर जो है ये अकाउंटिंग का काम से फ्री कर दिया गया, ठीक है। राज्य स्तर पे ये दोनों काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग भी ऑडिटिंग भी, बट केंद्रीय स्तर पर इनके जो है लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। एक बात मैं आपको और क्लैरिफाई कर दूं, लेखांकन और लेखा परीक्षा जिसको हम बार बार अकाउंटिंग और ऑडिटिंग बोल रहे हैं, इस पर मैं अंतर बता दूँ। लेखांकन जिसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि व्यवस्थित रूप से किसी संगठन के खातों का रिकॉर्ड रखना। और लेखा परीक्षा क्या है, अकाउंटिंग क्या है, जो खातों का रिकॉर्ड रखा गया है उसका परीक्षण करना। तो केंद्र स्तर पर इसको खातों के रिकॉर्ड रखने से मुक्त कर दिया गया। अब सिर्फ अकाउंटिंग का काम जो है, ऑडिटिंग का काम बचा है सेंट्रल लेवल पे, बट स्टेट लेवल पे दोनों काम चल रहे हैं। यदि हम नामों की बात करें तो चर्चा चल चुकी है कि पहले जो थे एडमंड ड्रमंड थे, आज़ादी के बाद फिर नरहरि राव और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू। अब हम आर्टिकल पे चर्चा करें कि आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो 148 में आपको कैग की नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, त्यागपत्र, वेतन, सेवा शर्तें, हटाने की प्रक्रिया, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक्चुअल में 148 1 2 3 4 5 6 तक है, तो हम इसकी डिटेल भर देख लें, अलग अलग याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो 1 में लिखा हुआ है कि भारत में कैग होगा और नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। हटाने का तरीका यही है जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाया जाता है। शपथ की बात करें तो तीसरी अनुसूची में जो शपथ का प्रारूप दिया गया है उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा और जो गवर्न होंगे वो संसद ने जो महालेखा परीक्षक एक्ट बनाया था 1971 में, जिसमें 76 में संशोधन किया था, हमने अभी देखा, उसी के अकॉर्डिंग गवर्न होंगे। वेतन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा, मतलब 2.5 लाख रुपए पर मंथ मूल वेतन होगा। पदावधि की बात करें जो 6 वर्ष टेन्योर जो है 6 ईयर / 65 ईयर जो पहले हो, 6 या 65 जो पहले हो। त्यागपत्र पहले भी दे सकते हैं समय के पूर्व राष्ट्रपति को। साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद ये भारत सरकार या राज्य सरकार किसी के भी अधीन कोई पद, लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। वेतन जो है इनको भारत की संचित निधि से दिया जाएगा ताकि इनकी स्वतंत्रता प्रभावित ना हो। यह है आर्टिकल 148 में। अब हम आर्टिकल 149 देखें तो कार्य और शक्तियाँ जो हैं ये 149 में उल्लिखित हैं। पिछले एग्जाम में पूछा गया था पीएससी के कि कैग की कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किस में है, तो जनरली लोग 148 लगा देते हैं। तो 148 से 151 तक है, लेकिन फर्स्ट में क्या क्या है चीज़ें हमने देख लिया, 148 में क्या है। 149 में आपको याद रखना है कि कार्य एवं शक्तियाँ हैं जो कि संसद के द्वारा जो 1971 का एक्ट बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग होंगी। और हमने पहले भी देख लिया है कि भारत सरकार और राज्यों की, चाहे वो संचित निधि हों, आकस्मिक निधि हों या लोक लेखा निधि हों, तीनों ही प्रकार की निधियों जो है, कंसोलिडेटेड फंड है, कंटिजेंसी फंड है, पब्लिक अकाउंट्स फंड है, इन सब का ऑडिटिंग करना। अब हम कुछ और बातें देख लें। ये हालांकि 151 प्रतिवेदन की है, लेकिन कुछ और बातें भी देख लें कि 150 की बात करें तो कोई ख़ास नहीं है इसमें, और 151 में रिपोर्ट से संबंधित है कि कैग जो है अपनी रिपोर्ट संघ स्तर पर राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति उसको संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाएंगे। और राज्यों की बात करें तो राज्यों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे और राज्य जो है राज्यपाल जो है राज्यों के विधानमंडल में प्रस्तुत करवाएंगे। तो 151 भी याद रखिएगा। तो 3 ही आर्टिकल काम के हैं, 148, 149 और 151। अब हम देखें कि चूँकि ये कैग स्वतंत्र निष्पक्ष होगा तभी सही तरीके से काम करेगा, तो ऐसी क्या क्या संविधान में प्रोविज़न किए गए हैं ताकि कैग निष्पक्षतापूर्वक काम कर सके। तो क्या क्या बात की गई है। सबसे पहले नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जो समय टेन्योर है, कार्यकाल है, वो कोई राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है बल्कि फिक्स है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। हटाने का तरीका भी काफ़ी टफ है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष जो प्रक्रिया है वही अब अप्लाई की जाएगी, ऐसा नहीं कि कभी भी हटा दें।
वेतन भत्ते भी फिक्स हैं और पद के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन भी नहीं किया जाएगा। साथ ही बाद में मतलब रिटायर होने के बाद इनको भारत सरकार या किसी भी केंद्र सरकार राज्य सरकार के में लाभ के पद पे नियुक्त भी नहीं किया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी, साथ ही वेतन चूँकि इनका भत्ता है भारत की संचित निधि पर भारित होगा। ये सारी चीज़ें इसलिए बनाई गई हैं ताकि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम कर सकें। अब हम देखते हैं कुछ अन्य चीज़ें। तो इनकी शक्तियों के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लें हम ना, वो ज़्यादा नहीं हो पाई थी। एक तो राज्यों की संचित निधि हो, आकस्मिक निधि हो, सार्वजनिक खाते हों या भारत सरकार के हों। आकस्मिक निधि संचित मतलब जो दोनों के हों, भारत सरकार और राज्यों, उस पर नियंत्रण करना। साथ ही सरकारी कंपनी या केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा कोई वित्त पोषित संस्थान है उसका भी परीक्षण करने का अधिकार है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी भी विभाग के सभी खातों का ऑडिट कर सकता है, या फिर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किए जाने पे किसी अन्य प्राधिकरणों का भी ऑडिट कर सकता है, जैसे कोई स्थानीय निकाय हो सकता है। 150 आर्टिकल 150 भी थोड़ा सा आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के खाते किस प्रारूप में रखेंगे, इस संदर्भ में सलाह दे सकता है कैग राष्ट्रपति को। और अंत में 151 रिपोर्ट से संबंधित है। उम्मीद है कि कैग की समस्त बातें क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद।